प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है आप सभी के डियर स्टूडेंट्स। नवदीप सर की फिजिक्स की क्लास में आप सभी का स्वागत है प्यारे बच्चों। तो अपने चल रहा था फिजिक्स का चैप्टर नंबर 7 विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। ठीक है, आज अपने पार्ट नंबर 16 इसका डिस्कस करने जा रहे हैं। और आज का जो अपना टॉपिक है काफ़ी यानी कि थोड़ा लेंथी टॉपिक है और थोड़ा हार्ड भी है समझने में, लेकिन इसको आसान तरीके से अपने समझेंगे। और यहीं से ही अपने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे या एक इम्पोर्टेंट टॉपिक इसी के अंदर है, जो कि 1 एम्पियर की परिभाषा आएगी अपने पास। ठीक है, तो वो 1 एम्पियर की परिभाषा आपने 11वीं क्लास में तो रट्टा मार के पढ़ी थी पहले चैप्टर में। अब उसको अपने आज इस टॉपिक के थ्रू प्रूव करेंगे कि वो 1 एम्पियर की परिभाषा बनी कहाँ से थी। ठीक है, तो काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आपको अच्छे तरीके से समझना है। टॉपिक का जो नाम है वो है दो समांतर धारावाही चालक तारों के मध्य चुंबकीय बल। यानी कि आपको दो तारें दी हुई है, समांतर धारावाही तारें हैं, चालक तारे हैं, तो दोनों के मध्य क्या है, बल लगता है। अब ये बल क्यों लगता है, सबसे पहले तो ये कि आपको पता है कि अगर मान लो दो तारे हैं आपके पास और दोनों तारों में क्या है, धारा प्रवाहित हो रही है, तो हर एक तार का चुंबकीय क्षेत्र होगा अपना। ठीक है, और इस चुंबकीय क्षेत्र बी के कारण क्या लगता है, एक बल लगता है जिसे अपने चुंबकीय बल कहते हैं। तो अब देखो, जब दोनों तारों में धारा प्रवाहित हो रही है तो ये वाली दोनों तारों का अपना अपना चुंबकीय क्षेत्र होगा। अब उस चुंबकीय क्षेत्र में अगर आप दूसरी तार को लेके आओगे तो ये तार इस पर बल लगाएगी और ये तार इस पर बल लगाएगी, क्योंकि खुद का दोनों का चुंबकीय क्षेत्र है। और उस चुंबकीय क्षेत्र में अगर आप दूसरी तार लाते हो तो उस पर क्या लगेगा, चुंबकीय बल लगेगा। अब ये दोनों तारें क्या है, एक दूसरे से डी दूरी पर रखी हुई हैं, स्मॉल डी दूरी पर। ठीक है, तो अब एक दूसरे के चुंबकीय क्षेत्र में पड़ी हुई हैं दोनों तारें, तो क्या होगा, ये वाली तार इस पर बल लगाएगी अपने चुंबकीय क्षेत्र के कारण और ये वाली तार इस पर बल लगाएगी। ठीक है, दो कंडीशंस मैंने इस कारण दिखा रखी हैं कि इस कंडीशन में तो जो दोनों तारों में धारा की दिशा है वो समान है, ऊपर की ओर I1 और I2 की दिशा समान है, और यहां पर दोनों में विपरीत दिशा दी हुई है। ठीक है, तो सबसे पहले तो क्या था कि इसको एक प्रयोग के द्वारा सिद्ध किया गया था। कि उस प्रयोग में क्या था कि आपकी बुक में ये डायग्राम दिया हुआ है प्रयोग वाला, और वो डायग्राम मैं आपके सामने यहाँ पर बोर्ड पर आ भी जाएगा। तो उसमें आपको क्या दिया हुआ है कि एक बैटरी के थ्रू एक तार को जोड़ा हुआ है, और उस पर क्या है, एक PQRS जो तारे मैंने आपको शो कर रखी है ना, उसमें दो डायग्राम दी हुई हैं। एक में तो आगे की तरफ निकली हुई है डैश डैश वाली लाइनों से, और एक में पीछे की ओर मुड़ी हुई है। ठीक है, तो इस प्रयोग से ये सिद्ध हुआ कि जो आपके पास अगर दोनों तारों में समान धारा प्रवाहित हो रही है तो उसमें क्या है, दोनों तारों के मध्य आकर्षण बल लगता है। और अगर दोनों तारों में विपरीत धारा प्रवाहित हो रही है तो दोनों में प्रतिकर्षण बल लगता है। इस कारण जो पहली स्थिति में तारें एक दूसरे के नजदीक आके मुड़ रही हैं और दूसरी स्थिति में एक दूसरे से दूर जा रही हैं। और दूसरी स्थिति में क्या है, बुक में जो धारा है वो एक ही दिशा में दी हुई है, लेकिन दोनों जो धारा है वो विपरीत दिशा में आएगी। ठीक है ना, अब इसको देखो, ये तो चलो प्रयोग दिया हुआ आपकी बुक में, और ये प्रयोग इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, पेपर में ऐसा प्रयोग नहीं पूछा जाएगा आपसे। आपसे प्रैक्टिकली पूछेंगे कि बल की दिशा इस पर कैसे निकालते हैं अपने। ठीक है, तो वो अपने बल की दिशा निकालने के नियम है, कल अपने पढ़े थे नियम। तो वो नियम अगर मान लो सही हैं तो जो इस प्रयोग से बल की दिशा आ रही है वही उस नियमों से आनी चाहिए। ठीक है, तो वो अपने नियम यहां पर लगाएंगे। तो सबसे पहले यहां पर थ्योरी लिखी हुई है कि चित्रानुसार दो समांतर धारावाही चालक तार PQ और RS हैं, दो तारे हैं, इनमें क्रमशः I1 और I2 क्या है, धारा प्रवाहित हो रही है, I1 और I2। तो देखो, पहली तार PQ के कारण RS पर चुंबकीय क्षेत्र B1 और दूसरी तार RS के कारण PQ पर चुंबकीय क्षेत्र B2 है। अब इसको समझो, सबसे पहले चाहे आप ये कंडीशन ले लो चाहे ये कंडीशन ले लो। ठीक है, आप एक तार लो भी, आपके पास मान लो एक सिंगल तार है, एक सिंगल तार है, और इस सिंगल तार के कारण अगर मान लो इस बिंदु पर, P बिंदु पर, यहां पर इसमें से I धारा प्रवाहित हो रही है, इस P पर चुंबकीय क्षेत्र अगर मैं लिखूं तो वो B है। ठीक है, अब उस B की आप दिशा कैसे निकालते थे, B की दिशा निकालते थे दाएं हाथ के नियम से, कि आप धारा की दिशा में अपना अंगूठा रखते थे और धारावाही चालक के धारा की दिशा में अंगूठा रखकर और अंगुलियों को मोड़ देते थे।
ठीक है, अंगुलियां क्या है यहाँ पर अंदर की ओर जा रही हैं, तो यहाँ पर जो दिशा है वो अपने इस तरीके से क्रॉस लगा के तल के लंबवत अंदर की ओर दिशा दिखा देते थे। ठीक है, और अगर यही बिंदु मैं इस साइड लेता हूं तो अब यहाँ पर अंगुलियां मुड़ के ऐसे तार को अगर आप पकड़ते हो तो यहाँ मुड़ के इस पी पॉइंट पर बाहर आ रही हैं, तो यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है वो अपने बाहर की ओर लेते थे, तल के लंबवत बाहर की ओर। तो एक ही तार के अगर अपने दो साइड यानी पॉइंट दोनों साइड लें तो क्या है, जो दिशा है वो विपरीत आती है। और यही ऑरस्टेड के प्रयोग में था कि एक तार के जब उसने ऊपर चुंबकीय सुई को रखा और एक स्थिति में उसने नीचे चुंबकीय सुई को रखा, तो दोनों में विक्षेप क्या था, विपरीत दिशा में था। तो वही चीज है, ये चीज आपको सबसे पहले पता होनी चाहिए। अब देखो है क्या यहाँ पर, जो आपने यहाँ पर ऊपर स्थिति ले रखी है इसमें आपको क्या दिया हुआ है वो देखो कि आप सबसे पहले इस तार पर गौर करो, ये पी क्यू, ये मैंने रेड कलर में लिखी हुई है, आर एस ब्लैक कलर में लिखी हुई है। अब इस पी क्यू तार के कारण अगर मैं यहां पर एक छोटा सा यानी कि इसका टुकड़ा ले लूं एल लंबाई का, आपकी बुक में ये क्या है, डेल्टा एल लंबाई का लिया हुआ है। ठीक है, मैं यहां पर एल लंबाई का टुकड़ा लेता हूं, वो कोई बात नहीं, चाहे डेल्टा एल लिख लो, अगर आपके टीचर कहते हैं भी डेल्टा एल लिखना है, और अगर स्मॉल एल लिखना है तो स्मॉल एल लिख दो, बात एक ही है, उत्तर दोनों से सेम ही आएगा। ठीक है, ये एल लंबाई का टुकड़ा लेता हूं और यहां पर इस तार के कारण जो ये पी क्यू तार है उसके कारण इसके मान लो इस टुकड़े के किसी पॉइंट पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा देखता हूं। ठीक है, तो अब आप देखो इस तार के इधर इस बिंदु पर दिशा निकालनी है, तो जब तार धारा की दिशा में आप हाथ रख के और उंगलियां मोड़ोगे तो इस बिंदु पर जो आपकी उंगलियां हैं अंदर की ओर जा रही हैं, तो जो दिशा आएगी यहां पर इस पहली तार के कारण इस दूसरी तार पर स्थित किसी बिंदु पर। ठीक है ना, दूसरी तार पर कोई बिंदु लेना है और चुंबकीय क्षेत्र किसके कारण देखना है, पहली तार के कारण। तो वो जो दिशा आ रही है ना बच्चों, वो यहां पर क्या आ रही है, तल के लंबवत अंदर की ओर। अब अंदर की ओर दिशा यहां पर वैसे तो इससे शो करते हैं, एक तो आप ये चीज याद रखो कि पी क्यू जो रेड कलर में लिखा है, तो इसके कारण इस तार पर जो चुंबकीय क्षेत्र, आप ये पॉइंट जहां कहां मर्जी लो, यहां लो यहां लो यहां लो, जहां मर्जी लो, इस तार के कारण जब चुंबकीय क्षेत्र निकालोगे तो हमेशा इसके क्या आएगी, तल के लंबवत अंदर की ओर आएगी। तो तभी मैंने इस तार को जब लाल कलर से लिखा है तो ये दिशा दिखाई हुई है यहां पर क्रॉस लगा के तल के लंबवत अंदर की ओर, और वैसे इसको मैंने डैश डैश करके B1 से शो कर दिया। अब B1 क्यों लिखा है, क्योंकि ये पहली तार के कारण दूसरी पर चुंबकीय क्षेत्र है। ठीक है, अब इसी प्रकार अगर मैं कहूं आपसे कि इस दूसरी तार के कारण पहली तार पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना हो, भी एक दूसरे दोनों का ही चुंबकीय क्षेत्र है, दोनों में धारा प्रवाहित हो रही है, तो अगर मैं इसके कारण यहां पर देखूं तो यहां पर भी L5 ले लेता हूं और उसके अंदर एक बिंदु लेता हूं यहां पर, तो उस बिंदु पर अगर मैं क्या करूं, इस तार के कारण इस पर देखना है, तो अब इस तार को भी आप इस हाथ में पकड़ो और जब आप इसको मोड़ोगे ऐसे हाथ को, उंगलियों को, तो इस बिंदु पर आपकी उंगलियां ऐसे बाहर आ रही हैं। क्या आ रही हैं, बाहर आ रही हैं। तो यहां पर जो चुंबकीय क्षेत्र है यानी दूसरी तार के कारण पहली पर चुंबकीय क्षेत्र क्या है, B2 है, वो उसकी दिशा बाहर आ रही है। तो यही चीज मैंने लिखी है, पहली तार PQ के कारण RS पर चुंबकीय क्षेत्र यानी दूसरी तार पर चुंबकीय क्षेत्र B1 है, और दूसरी तार RS के कारण PQ पर जो चुंबकीय क्षेत्र है वो कितना है आपके पास, B2 है। समझ आई। अब अंदर को मैंने इस तरीके से शो किया, बाहर को इस तरीके से शो कर रखा है। समझ आई बात इतनी। तो अब अपने को निकालना क्या है, चुंबकीय बल निकालना है। तो अगर मैं इस स्थिति में भी अगर अपने बात करें तो इस स्थिति में अब देखो इसमें धारा ऐसे प्रवाहित हो रही है, तो यहां पर तो अंदर की ओर ही आएगी, लेकिन अब जो आपके पास ये दूसरी तार है, दूसरी तार में आपके पास धारा ऐसे आ रही है। ठीक है, आपको ऐसे लगाना पड़ेगा, ऐसे आ रही है, तो जब आप इधर की तरफ उंगलियां मोड़ोगे अब इस साइड की तरफ, तो आपकी उंगलियां अंदर जा रही हैं, लेकिन यहां बाहर आ रही थी। ठीक है, तो अब यहां पर भी धारा की दिशा, इस तार के कारण यहां पर धारा की दिशा क्या आ रही है, तल के लंबवत अंदर की ओर। बस दिशा ही चेंज हो रही है और कुछ नहीं चेंज हो रहा है। समझ आई इतनी बात। अब क्या है कि B1 और B2 दोनों क्या है, इसमें तल के लंबवत अंदर की ओर आ रहे हैं और यहां पर बाहर। अब कोई सी एक स्थिति ले सकते हो। ठीक है, आपको जरूरी नहीं है भी आपको दोनों ही स्थितियां लेके समझाना है, आप चाहे ये ले लो चाहे ये ले लो, समझा मैंने आपको दोनों ही ली। ठीक है, तो अब देखो ये B1 और ये B2 है। अब अपने क्या करते हैं, पहली तार के कारण दूसरी पर देखते हैं। ठीक है, जो आप PQ तार है उसके कारण RS पर अपने बल की बात करते हैं।
ठीक है, बल निकालते हैं। तो अब देखो अपने क्या करते हैं, बल निकालने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए पी क्यू तार के कारण आर एस पर चुंबकीय क्षेत्र कितना है, B1 है। और इसकी जो वैल्यू है वो आपके पास आएगी म्यू नॉट आई बटा में 2 पाई, और यहां पर होता है R। ये कौन सा सूत्र है, अनंत लंबाई के तार के कारण किसी R दूरी पर स्थित बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला है बच्चों आपके पास। ठीक है, तो ये 2 पाई R होता है, और R की वैल्यू यहां पर D दूरी पर आपको इस पॉइंट पर लिखना है, तो ये 2 पाई D हो जाएगा। ये B1 का मान आ गया। ठीक है, तो अब PQ तार के कारण किस पर, RS पर लगने वाला चुंबकीय बल, ठीक है, वो F वेक्टर बराबर, इसको आप क्या करो F2 वेक्टर लिख लो, क्योंकि ये दूसरी तार पर बल लग रहा है। आप इसको F1 भी लिख सकते हो, F2 भी लिख सकते हो। मैं आपकी बुक के अकॉर्डिंग चल रहा हूं, बुक में इसको F2 वेक्टर लिखा हुआ है। पहली तार के कारण दूसरी पर बल लग रहा है, तो ये F2 वेक्टर लिखा हुआ है। ये हो जाएगा आपके पास I1, ठीक है, पहली तार का I1 L वेक्टर और क्रॉस B1 वेक्टर। ठीक है, आई एल क्रॉस बी, यही होता है। किसी तार पर अगर मान लो वो किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखी हुई है, तो उस चुंबकीय क्षेत्र में जो उस पर बल लगता है, वो देखो ये एक चीज गलत कर दी, यहां पर I2 आएगा। ठीक है, I2 L क्रॉस B1। अब ये देखो क्यों आएगा, कि देखो आपने जो मैंने कल आपको टॉपिक करवाया था उसमें क्या था, बी चुंबकीय क्षेत्र ऐसे लगा हुआ था, और यहां पर आपने क्या रखी थी, एक तार रखी थी, और इस तार में आई धारा प्रवाहित हो रही थी। ठीक है, तो जो इस पर चुंबकीय बल लगता है वो आई एल क्रॉस बी था, आई एल क्रॉस बी था। इतनी बात है। अब बी क्या है, यहां पे जो बाहर चुंबकीय क्षेत्र लगा रखा है, तो बाहर चुंबकीय क्षेत्र अब इस पर कौन सा है, इस तार वाला है, इस तार के कारण जो इस पर लग रहा है, तो ये क्या आएगा, B1 आएगा यहां पर। अब L स्टार की लंबाई है, L स्टार की लंबाई थी, और इसकी लंबाई अपने स्मॉल l ले रहे हैं, तो ये तो L आ जाएगा। अब जो धारा है अपने यहां पर जो बाहर धारा लिख रहे थे, वो इस तार में प्रवाहित होने वाली धारा थी, जिस तार पर बल लग रहा है। ठीक है, ये चुंबकीय क्षेत्र इस तार पर बल लगा रहा है, तो इसके अंदर कितनी धारा प्रवाहित हो रही है। अब ये जो तार है, इसका जो चुंबकीय क्षेत्र है वो इस तार पर बल लगा रहा है, तो अब इस तार में धारा कितनी प्रवाहित हो रही है आपके पास, I2। ठीक है, जिस तार पर बल लग रहा है उस तार में धारा कितनी प्रवाहित हो रही है, I2। तो तभी अपने यहां पर देखो चुंबकीय क्षेत्र तो पहली तार का लेंगे क्योंकि वो वाला बल लगा रहा है, लेकिन धारा कौन सी लेंगे, अपने दूसरी तार वाली लेंगे। बस यही इसमें सबसे कंफ्यूजिंग पॉइंट है, और कोई नहीं है। बच्चे यहां पर सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं कि सर आपने I2 और ये B1 कैसे ले लिया। ठीक है, तो इतनी बात समझ आ गई आपको। वो आप इस तरीके से जो पिछला टॉपिक था ना उसमें समझो, आप भी उसमें I कौन सा ले रहे थे, L कौन सा ले रहे थे, B कौन सा ले रहे। तो अब इस F2 का जब मैं परिमाण लेता हूं यानी F, तो ये आ जाएगा I2 LB1 साइन थीटा। ठीक है, ये आ जाएगा। अब इस F2 का परिमाण लिया आपने, तो F2 की एक तो अपने दिशा देखते हैं और एक साइन थीटा निकालते हैं। अब साइन थीटा यहां पर है L और B के बीच का कोण, L और B के बीच का कोण, और L की दिशा कौन सी लेनी है आपको, L की दिशा अपने हमेशा धारा की दिशा में लेते हैं। ठीक है, तो यहां पर L की दिशा क्या हो जाएगी, ऊपर की ओर हो जाएगी। तो अब इस दूसरी तार पर बात कर रहा हूं मैं, दूसरी तार में धारा तो ऊपर की तरफ जा रही है, तो ये मार्कर आपका दूसरी तार है। ठीक है, इसमें धारा ऊपर की तरफ जा रही है, तो इसका कैप मैंने ऊपर की तरफ रखा। अब जो चुंबकीय क्षेत्र है वो अंदर की ओर लगा हुआ है। अब ये दूसरा मार्कर का कैप मैं अंदर की ओर इस तरीके से लगा दिखाता हूं आपको। ठीक है, तो अब ये क्या हो गया I, और ये क्या हो गया B। ठीक है, और I की दिशा में ही क्या होता है, L होता है। तो अब आपको यहां पर अगर इस तार पर लगने वाले बल की दिशा निकालनी हो, तो आप जो फॉर्मूला लगाते थे सदिश गुणन का, दाएं हाथ का नियम लगा दो। वैसा आप L क्रॉस B, L की तरफ अंगुलियां रखो और उस B की तरफ मोड़ दो। B अंदर की तरफ है, B ये वाला अंदर की तरफ है, इस तार के लिए ऐसे है।
ठीक है। तो L इधर है और B इधर है, तो L क्रॉस B लगाओगे तो अंगूठा मेरी तरफ आ रहा है। तो अब इस पर जो बल लगेगा, जो ये F2 बल होगा, इसकी दिशा क्या आएगी बच्चों, ऐसे आएगी। ठीक है, ये F2 वेक्टर बल की दिशा आ गई, समझ आई। अब F2 और L और B1 के बीच एंगल, तो आप देखो L की दिशा आपने ये ली थी, B ये ली थी, तो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, एक तो F2 की दिशा आ गई अपने पास, और एक यहां थीटा बराबर 90 डिग्री है, थीटा बराबर 90 डिग्री है। तो F2 का जो मान हो जाएगा वो हो जाएगा I2LB1, I2LB1। अब आपको क्या करना है, ये समीकरण नंबर 1 है और ये 2 है, तो 1 से मान 2 में रख दो, ये B1 का मान आप यहां पे रखो। तो समीकरण 1 से मान 2 में रखने पर, 2 में रखने पर, ठीक है, तो 1 से मान जब 2 में रखोगे तो F2 का जो मान आएगा वो आपके पास देखो बच्चों क्या आ जाएगा, I2LB1 का मान जो ये है, ये यहां पर B1 का मान I1 लेंगे अपने, तो म्यू नॉट I1 और अपॉन में 2 पाई डी। ठीक है, तो F2 का जो मान हो जाएगा म्यू नॉट I1 I2 L अपॉन में 2 पाई डी आ जाएगा। ठीक है, अब अगर इस L को इधर ले आऊं मैं तो ये हो जाएगा F2 बटा L, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट I1 I2 बटा में 2 पाई डी, और यहां पर अपने F2 बटा L है, ये है पहली तार के कारण, पहली तार के कारण दूसरी तार RS की इकाई लंबाई पर लगने वाला चुंबकीय बल, इकाई लंबाई पर लगने वाला चुंबकीय बल, यानी कि जब बल को अपने लंबाई से भाग दे दें तो ये क्या आ जाएगा, इकाई लंबाई पर लगने वाला बल। तो अपने पास ये आ गया कि अगर ये तो क्या है, सिंपल बल का मान है, ये इससे आप क्या कर सकते हो कि अगर एक तार में दूसरी तार पर, एक तार के कारण दूसरी तार पर क्या है बल निकालना हो तो वो आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो। और ये फॉर्मूला जो है ये क्या है, तार की इकाई लंबाई पर लगने वाला, यानी 1 मीटर लेंथ पर लगने वाला जो बल है वो इस फॉर्मूले से आ जाएगा। अब ये तो था PQ तार के कारण RS पर बल। ठीक है, अब बिल्कुल अगर मान लो इससे अपने क्या करें, इसके विलोम स्थिति ले लें, यानी इसकी विपरीत स्थिति ले लें कि RS के कारण PQ पर बल। ठीक है, RS के कारण PQ पर बल, तो यहां पर कुछ नहीं आएगा, B2 के जगह यहां पर I2 आ जाएगा, B2 I2 आएगा। ठीक है, यहां क्या आ जाएगा, I1L B2 आ जाएगा। और जब आप इस पूरे को सॉल्व करोगे तो लास्ट में जो आपके पास F1 का मान आएगा। अब F1 क्या है, F1 आपके पास है RS के कारण PQ पर बल। तो उस बल की पहले दिशा निकाल लो इस F1 की, तो देखो इस तार के कारण इस पर जो बल लगेगा, ये बल तो अपने पूरा डेरिवेशन करके दिखा दिया। अब दूसरा जो इस तार के कारण इस पर लगेगा वो देख लो, ये क्या है कि आपके पास L की दिशा है या I की दिशा है, और ये चुंबकीय क्षेत्र अब इस पर बाहर की ओर लग रहा है ऐसे। ठीक है, बाहर की ओर लग रहा है, तो अब आपको क्या है, अपने दाएं हाथ को L की दिशा में रखना है और उसको B की दिशा में मोड़ देना है, तो यहां भी बल क्या लगेगा, अंदर की ओर लगेगा। तो जो F1 वेक्टर होगा वो क्या लगेगा, अंदर की ओर बल लगेगा। ठीक है, और इस बल का जो मान हो जाएगा वो आपके पास यही आएगा, म्यू नॉट I1 I2 L अपॉन में 2 पाई डी। और इकाई लंबाई पर अगर मैं बल की बात करूं F1 बटा L, तो वो यही आएगा, सॉरी म्यू नॉट I1 I2 अपॉन में 2 पाई डी। ठीक है, अगर आप खुद की तसल्ली के लिए निकालना चाहो तो निकाल भी सकते हो बच्चों। क्या करना है आपको, इस B2 यहां पर B2 रखना है, क्योंकि अब RS तार के कारण PQ पर आ जाएगा। अब RS और PQ को चेंज करते जाना, और B1 की जगह B2, I1 की जगह I2, I2 की जगह I1, यानी उल्टा करते जाना है सारा कुछ। ठीक है, तो B2 की जगह यहां पर I2 आ जाएगा, यहाँ F1, यहाँ I1 और यहाँ B2 आ जाएगा। तो यहां पर क्या आ जाएगा, B2 B2, तो इसी तरह आगे क्या आ जाएगा, यहां पर
म्यू नॉट I1 I2 L/2 π d, ये सारा सेम ही आ जाएगा। ठीक है, तो इस बल की दिशा भी क्या आ रही है, इस साइड आ रही है। तो अब देखो दो बल ऐसे लग रहे हैं एक दूसरे के, तो ऐसा लग रहा है कि ये दोनों तारे एक दूसरे को क्या कर रही हैं, खींच रही हैं। तो जब तार में दो समान दिशा में धारा प्रवाहित हो रही थी, तो उस समय क्या है, जो आपका बल है, आकर्षण का बल लगता है। ऐसे लगता है दोनों एक दूसरे के पास, क्योंकि ये वाला बल इसको अंदर खींचेगा और ये वाला बल इसको अंदर खींचेगा, तो तारें ऐसे एक दूसरे की तरफ खींचती हुई आएंगी, मतलब यहां पर आकर्षण बल काम कर रहा है। और अगर यहां पर बल निकालोगे आप दोनों स्थितियों में, आप निकाल के देखना, तो F1 बल आपका ऐसे आएगा और F2 बल आपका ऐसे आएगा। ठीक है, अब एक और चीज कि अगर आप यहां पर बल की दिशा दाईं हथेली के नियम, या जो आपके पास था फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम, उससे निकालना चाहो, वो भी बिल्कुल सेम आएगा। ठीक है, वो भी क्या आएगा, सेम आएगा, बल की दिशा उसके कारण भी। तो उसमें देखो, अगर अपने यहां पर निकालना चाहें फ्लेमिंग के बाएं हाथ के कारण, तो देखो ये वाला अगर इस तार पर निकालना चाहें, देखो फ्लेमिंग का फ्लेमिंग क्या, दाईं हथेली का नियम अगर अपने लगाएं, तो दाईं हथेली के नियमानुसार ये जो उंगलियां आपकी बी वेक्टर की तरफ होनी चाहिए, अंगूठा आपका धारा की दिशा में होना चाहिए। तो इस जो हथेली के लंबवत है, ये बल की दिशा होगी। तो अब आप यहाँ पे लगाओ, देखो यहाँ पर जो B1 है, ये आपका अंदर की तरफ है, तो उंगलियां अंदर की तरफ, अंगूठा ऊपर धारा की दिशा में ही है, तो यहां पर बल की दिशा ये वाली होगी, लंबवत। ठीक है, तो ये क्या है, फ्लेमिंग के दाईं हथेली के नियमानुसार। या आप ये वाला नियम लगा सकते हो, ये वाला नियम भी यहां पर अप्लाई होगा, मतलब सारे नियम अपने सही है। तो अपने क्या है, ये फॉर्मूला आ गया अपने पास F1/L या F2/L, यानी कि प्रत्येक तार, अगर दो तारें एक दूसरे से d दूरी पर रखी हुई हैं और ये दोनों में I1 I2 धारा प्रवाहित हो रही है, तो दोनों तारे एक दूसरे पर समान बल लगाएंगी, और समान बल का जो मान होगा वो आपके पास ये वाला होगा, और इकाई लंबाई पर बल भी क्या लगेगा, समान लगेगा। ठीक है, ये कौन से नियम की पुष्टि करता है, ये करता है न्यूटन के तीसरे नियम, न्यूटन की गति का तीसरा नियम यहां पे सत्यापित होता है। अब तीसरा नियम क्या था, तीसरा नियम था कि क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। अगर अपने किसी वस्तु पर क्रिया बल लगाते हैं, तो वो उस पर उतना ही प्रतिक्रिया बल लगाती है। अब ये वाली तार, इस पर मान लो कितना बल लगा रही है, जितना बल इस पर लगा रही है उतना ही ये तार इस पर लगा रही है बल। तो दोनों ही बलों के मान, चाहे F2 है चाहे F1 है, दोनों के मान समान आ रही है, लेकिन देखो दिशा विपरीत आ रही है दोनों बलों की। एक बल की दिशा इधर है और एक बल की दिशा इधर है, तो दोनों बलों की दिशा विपरीत होती है, लेकिन दोनों बलों का जो परिमाण है वो क्या है, समान है। तो यहां पर आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जो यहां पर कौन से नियम का पालन होता है न्यूटन की गति के, तो तीसरे नियम का पालन होता है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। तो ये आपके पास ये टॉपिक था बच्चों। अब अपने इससे क्या है, 1 एम्पियर की परिभाषा बनाते हैं, पहले इसको देख लो आप, अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहो आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हो। ठीक है, थोड़ा हार्ड टॉपिक है, आपको क्या है कि इसको कॉपी में 1-2 बार लिखना, वीडियो देखना 1-2 बार, फिर समझ आता है। ये सबसे मेन चीज ये है, अगर किसी बच्चे ने ये चीज समझ ली ये वाली, तो उसके सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना। तो देखो बच्चों, एक चीज आप और याद रख लो कि जो आपकी बुक है ना, बुक में ये डेल्टा F2 दे रखा है, ये डेल्टा L दे रखा है, इस तरीके से इसको दे रखा है। ठीक है, तो आप चाहे डेल्टा L लगाओ डेल्टा F लगाओ, बात एक ही है, क्योंकि ये भी इकाई लंबाई पर बल आएगा और ये भी लास्ट में इकाई लंबाई पर बल आएगा, इससे थोड़ा आसान पड़ता है। ठीक है, अगर आप डेल्टा लगाना चाहो डेल्टा लगा लो साथ में, कोई बात नहीं। ठीक है, अगर आपके स्कूल के टीचर आपको बोलते कि डेल्टा लिखना है, लेकिन गलत ये भी नहीं है, इसको गलत नहीं कह सकते अपने। ठीक है, तो अब देखो मानक एम्पियर की परिभाषा, जो आपने 1 एम्पियर की स्टैंडर्ड परिभाषा है, एसआई पद्धति में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो 1 एम्पियर की परिभाषा यूज होती है, वो आपने पिछले साल पढ़ी थी 11वीं क्लास में, वो बुक उठा के देख सकते हो। वो परिभाषा बनती कैसे है, वो यहां पर अपने पास है। ठीक है, कि आपको अभी आपने जो सूत्र निकाला है कि दो समांतर लंबे धारावाही चालक तारों के मध्य इकाई लंबाई पर लगने वाला बल F/L, यानी F1/L था, F2/L था, तो वो F/L कॉमन सूत्र लिख लिया मैंने, म्यू नॉट I1 I2/2πd। अब जब भी परिभाषा बनानी होती है, उसमें अपने को क्या करना होता है, कुछ राशियों को इकाई मानना होता है। ठीक है, तो माना अपने मानते हैं यहां पर
I1 बराबर I2 बराबर 1 एम्पियर। अब आप कहोगे कि सर 1 एम्पियर की तो परिभाषा माननी है, लेकिन 1 एम्पियर ही आप लिख रहे हो, लेकिन परिभाषा ऐसी आएगी, ठीक है। और क्या है कि जो डी है इनके मध्य की दूरी वो अपने 1 मीटर रख ले, और म्यू नॉट का मान आपको पता ही है, किसके लिए, निर्वात के लिए होता है 4 पाई इंटू 10 की पावर -7 हेनरी पर मीटर होता है इसकी वैल्यू। तो अब 4 पाई इंटू 10 की पावर -7 ये किसके लिए है, निर्वात के लिए है इसका मान। तो अब इस सारे मानों को अगर अपने इसमें रखें तो F बटा एल बराबर कितना आएगा, देखो म्यू नॉट का मान 4 पाई इंटू 10 की पावर -7, I1 का मान 1, I2 का 1 बटा में 2 पाई है, और D का मान आपके पास कितना है, 1। तो इससे ये कैंसिल होगा तो ये 2 आ गया। तो F बटा एल बराबर आपके पास आ गया 2 गुणा 10 की पावर -7। अब इसकी यूनिट क्या होगी, देखो ऊपर F न्यूटन बटा में एल मीटर, तो न्यूटन पर मीटर, ठीक है। अब यहां से 1 एम्पियर की परिभाषा बनेगी, क्या बनेगी, देखो कि यदि दो लंबे सीधे धारावाही, दो समांतर लंबे सीधे धारावाही चालक तारों को निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर रखें, ठीक है, और प्रत्येक जो तार है उसकी इकाई लंबाई पर 2 गुणा 10 की पावर -7 न्यूटन का बल काम करे, तो उस प्रत्येक तार में बहने वाली धारा का मान क्या होगा, 1 एम्पियर होगा। दोबारा सुन लो, परिभाषा क्या है कि यदि क्या है, दो समांतर लंबे सीधे धारावाही चालक तारों को निर्वात में रखें, और उस निर्वात में रखने पर कितनी दूरी पर रखना है, 1 मीटर की दूरी पर उनको रखें, और उसमें क्या हो, जो प्रत्येक तार में समान विद्युत धारा प्रवाहित हो रही हो, ठीक है। तो प्रत्येक तार की जब इकाई लंबाई पर इतना बल काम करेगा तो जो धारा का मान होगा वो कितना होगा, 1 एम्पियर होगा। तो इसको मैं देखो बुक से पढ़ता हूं परिभाषा को। अतः 1 एम्पियर वह विद्युत धारा है, 1 एम्पियर विद्युत धारा वह धारा है जो निर्वात या वायु में परस्पर 1 मीटर लंबवत दूरी पर स्थित दो सीधे व लंबे समांतर धारावाही चालक तारों में प्रवाहित होने पर प्रत्येक तार की 1 मीटर लंबाई पर या एकांक लंबाई पर 2 गुणा 10 की पावर -7 न्यूटन पर मीटर बल उत्पन्न करती है, ठीक है। तो परिभाषा थोड़ी लंबी है, लेकिन पिछले साल आपने रट्टा मारा था, अब आप उसको समझ सकते हो भी कैसे बनी है ये परिभाषा। एक बार और, ठीक है, एक बार मेरे साथ और, कि यदि दो समांतर लंबे सीधे धारावाही चालक तारों को निर्वात में परस्पर एक दूसरे के लंबवत 1 मीटर की दूरी पर रखें, और प्रत्येक तार की इकाई लंबाई पर 2 गुणा 10 की पावर -7 न्यूटन पर मीटर का बल कार्य करे, तो प्रत्येक तार में बहने वाली धारा का मान कितना होगा, 1 एम्पियर होगा। यही इसकी क्या है, स्टैंडर्ड परिभाषा है, जो कि इंटरनेशनल डेफिनेशन है 1 एम्पियर की। तो समझ आई इतनी बात। तो ये अपने यहाँ क्या था बच्चों, आज का था टॉपिक, ठीक है। टॉपिक थोड़ा हार्ड लग सकता है, लेकिन समझाने की पूरी ट्राई की है। इसको आप देखना लिख के रफ कॉपी में, मैंने आपको हर एक टॉपिक का यही बताया कि रफ कॉपी में उसको ज्यादा से ज्यादा लिख के देखा करो। और क्या है, वीडियो 2-3 बार देख लो, अगर एक बार नहीं समझ आता 2-3 बार देख लो। और यहां पर देखो मैंने आपको L क्रॉस B के हिसाब से दिशा निकलवाई है। आप यहां पर फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम भी लगा के दिशा निकाल सकते हो, ठीक है। फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम क्या था कि अगर अपने क्या करें, तीनों उंगलियों को एक इस तरह से फैलाएं, तो अब ये क्या है, ये वाली जो अंगुली है ये अपने को बी की दिशा, ये आई की दिशा में रखें, तो ये अंगूठा है बल की दिशा दिखाएगा। अब यहाँ पर आप इस तरीके से लगा सकते हो। देखो यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र है अंदर की ओर है, धारा ऊपर की ओर बह रही है, तो अंगूठा ऑटोमेटिक किधर आ रहा है, इधर आ रहा है। तो इस तरीके से लगा सकते हो, सभी नियम लग सकते हैं, आप चारों तारों पर लगा के देख सकते हो सारे नियमों को, ठीक है। कॉपी में बना के लगा के देखना, ये थोड़ा 3D में आ जाता है, इस कारण थोड़ा अपने को हार्ड लगता है। तो बच्चों आज इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे डियर स्टूडेंट्स।